हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस के अनुसार, जैसे कि सिलेबस में जो सब्जेक्ट जितने नंबर का आएगा उसी अनुसार सिलेबस के अनुसार मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आने हैं तो उस सब्जेक्ट के 10, किसी सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन आने हैं तो उसके 15, इस प्रकार से सिलेबस अनुसार तैयार करके प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई-नई अपडेट आती हैं उन सभी को भी इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई-नई अपडेट पाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूँ उसका सीधा नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी नई अपडेट या प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो है एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वह किया जाता है आइरिस द्वारा। ऑप्शन डी, आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो, डॉट 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 उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो खाद्य उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए, खाद्य उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन ए, खाद्य। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से कौन सा अजीवी नहीं है? तो इसमें जो वृक्ष है वह अजीवी नहीं है, इसमें जीवन होता है, यानी कि वृक्ष में जीवन होता है। बाकी वायु में जीवन नहीं होता है, जल में जीवन नहीं होता है और प्रकाश में जीवन नहीं होता है। लेकिन वृक्षों में हमें मनुष्यों मनुष्यों की तरह ही जीवन वृक्षों में होता है। क्वेश्चन नंबर चार, निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो शुक्रवाहिनी यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, ना कि महिला प्रजनन तंत्र का। ऑप्शन डी, शुक्रवाहिनी। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। पहले तो ये समझिए आप कि जल जीवशाला एक्वेरियम होता क्या है। आप लोग कहीं गए होंगे किसी बड़े ऑफिस में या किसी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी बड़ी कंपनी के ऑफिस में, तो वहाँ आपने देखा होगा एक कांच का छोटा सा तालाब टाइप का बना रहता है और उसमें मछलियाँ पली रहती हैं। तो उसी को जल जीवशाला या एक्वेरियम बोलते हैं। तो यह एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ऑप्शन वी, बाकी मरुस्थल यह भी एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। वन यह भी एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। और घास का मैदान यानी ग्रासलैंड यह भी एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, जब हम नाशपाती चबाते हैं तो वे हमें कुरकुरी तथा दानेदार अनुभूति होती है, क्योंकि क्योंकि प्रस्तर कोशिकाओं क्योंकि प्रस्तर कोशिकाओं या दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति उनमें होती है। यानी कि जो नाशपाती की कोशिकाएं होती हैं वह प्रस्तर या दृढ़ यानी कि कड़ी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसके कारण वो हमें कुरकुरी कुरकुरी लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पशु ऊतक जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है वह है उपकला ऊतक। ऑप्शन डी, वह है उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 8, पेनिसिलियम का सदस्य है? तो पेनिसिलियम का सदस्य है कवक। ऑप्शन बी, पेनिसिलियम का सदस्य है कवक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो वे असममित होते हैं, यह कशेरुकियों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि कशेरुकी सममित असममित असममित नहीं
होते हैं, सॉरी, कशेरुकी सम्मित होते हैं। इसलिए यह कशेरुकियों की विशेषता नहीं है कि वे असम्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो वह है एड्रेनेलिन, ऑप्शन ए एड्रेनेलिन। और यह जो ग्रंथि होती है यह हमारे किडनी के ऊपर होती है, जिसे एड्रेनेलिन एड्रेनेलिन कहते हैं। और इसी एड्रेलिन से यह एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है, जो हृदय की गति को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो स्नायु हड्डियों को जोड़ता है, ऑप्शन बी, स्नायु हड्डियों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं ताकि घर्षण घटाने के लिए, ऑप्शन ए, घर्षण घटाने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र होगा वह होगा F बटे A, यानी कि फोर्स यानी कि बल बटे त्वरण, ऑप्शन बी, बल बटे त्वरण यानी कि फोर्स बटे एसिलेरेशन यानी कि बल बटे त्वरण। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणु से मुक्त बनाना चाहिए। तो इसे मुक्त बनाना चाहिए उबालने या उबाल के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है, क्योंकि इसमें हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं। तो यह है युगलीना, ऑप्शन सी, युगलीना। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। बाकी सभी अधातुएं दाईं ओर उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है, ऑप्शन सी, कम दाब प्रति इकाई कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो यह करता है रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया। यानी कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो जो गर्म गैसें निकलती हैं वह धरती पर जितना फोर्स लगाती हैं उतना ही फोर्स उन धुओं की वजह से ऊपर रॉकेट की ओर लगता है। तो यह रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस है विद्युत जनरेटर, ऑप्शन डी, विद्युत जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आवर्धक लेंस होता है। तो एक आवर्धक लेंस होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी, एक आवर्धक लेंस होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा में ध्वनि तरंगें डॉट 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 होती हैं। तो हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, ऑप्शन ए, हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम CO प्लस H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन समीकरण पर लागू होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो चांदी विद्युत की बेहतर यानी कि सबसे अच्छी सुचालक है। सबसे अच्छी सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तो सोडियम और पोटेशियम धातु को खुले में रखने पर उसमें तुरंत आग लग जाती है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC WBC या व्हाइट ब्लड कार्पल्स या इनका जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, इनकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, क्योंकि यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इनकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC या फिर ल्यूकोसाइट। ये आप तीनों ही नाम याद रखें, क्योंकि तीन में से जैसे यहाँ श्वेत रक्त कोशिकाएं दिया है, अगर यहाँ WBC दे देता या फिर ल्यूकोसाइट दे देता तो आप लोगों को ये तीनों नाम याद रखना जरूरी है। आधे बच्चे इसी की वजह से क्वेश्चन छोड़कर आते हैं, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन तो पता होता है लेकिन उनके जो सारे नाम हैं वह याद नहीं रहते हैं। जैसे श्वेत रक्त कोशिकाओं को इंग्लिश में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, और इनका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है ल्यूकोसाइट। तो यह आपको तीनों नाम याद रखना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि यह ये उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसमें DNA RNA राइबोसोम व एंजाइम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और बी। इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कोशिकांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है। तो एक कप में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद विसरण का उदाहरण है। ऑप्शन डी, विसरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, यानी कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन ए, स्लाइडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 29, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो आप यहाँ पर किसके द्वारा कर लें। दोस्तों मैं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आप ही लोग बताइए कि पहले किताबों से क्वेश्चन छांटना, उसके बाद में कंप्यूटर पर टाइप करना कितनी मेहनत लगती है। तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उत्परिवर्तन सिद्धांत
ह्यूगो डी वरीद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी, ह्यूगो डी वरीद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलय के बारे में सत्य नहीं है? तो जब विलयन को अबाधित रखा जाता है तो विलय के कण तल पर बैठ जाते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी, यह कथन सत्य नहीं है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।